नई किराएदारनी। एक काम करना नहीं आता तुम्हें? सारे घर में धूल हो रही है, कभी सफाई भी कर लिया करो। यहाँ पूरा दिन लगकर दोनों बाप बेटे का काम करो, साथ में ताने भी सुनो। जब मैं बोलती हूँ कि ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रख लो, अरे सफाई भी रहेगी, पैसे भी आएंगे, तब तो किसी को मेरी बात सुननी नहीं होती। हो गया टैप रिकॉर्डर शुरू। ये कहते हुए राज घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद शिविन अपने कमरे से निकलकर नेहा के पास आता है। क्या यार मम्मी, कितनी बार बोला है टाइम से उठा दिया करो। हो गया ना मैं कॉलेज के लिए लेट। दुनिया की सारे गधे घोड़े बेचकर तो तू सोता है। पता भी चलता है तुझे कि मैं कितनी बार उठाने आती हूँ। बस दोनों बाप बेटों को घर से निकलते हुए लेट होने की फिक्र है। वापस आते हुए कितना भी लेट हो जाए कोई फिक्र नहीं। ओहो मम्मी, ओवर एक्टिंग मत किया करो। माँ की बातें अब ओवर एक्टिंग ही तो लगेगी ना। मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। क्या करूं, मर जाऊं क्या मैं? ओफो मम्मी, जा रहा हूं मैं, बाय। शिविन चला जाता है और नेहा बेचारी किलस्ती अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह चलती है नेहा की जिंदगी, जिसमें उसके ज्यादा बोलने वाली आदत की वजह से उसका पति और बेटा उसकी फीलिंग्स की कदर किए बिना हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। पूरा दिन घर में अकेले रहो और जब पति या बेटे से बात करने जाओ तो उनके नखरे अलग। अब मुझे ही कोई अच्छा किराएदार ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ नेहा किराएदार की खोज शुरू कर देती है, जिसके कुछ महीनों बाद दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आई निम्मी घर ढूंढते हुए नेहा के पास आती है और वो उसे किराए पर रख लेती है। अगली सुबह हमेशा की तरह राज और शिविन अपनी जल्दी में होते हैं कि निम्मी वहां आ जाती है। दीदी, थोड़ी चीनी मिलेगी? वो कल ना राशन लाने का समय ही नहीं मिला। निम्मी को देखते ही दोनों बाप बेटे की जल्दी वहीं खत्म हो जाती है और वो निम्मी को इम्प्रेस करने की रेस में भागने लगते हैं। अरे मम्मी को क्यों परेशान करना, मैं हूं ना। अरे तूने आज तक अभी किचन की शक्ल भी देखी है? रुको, मैं लेकर आता हूँ। चीनी का डिब्बा कौन सा है और कहाँ रखा है वो तो पता नहीं है दोनों को। फिर चीनी के अपने मुंह से निकलने जा रहे हो किचन में? अरे मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रहा था। है क्या मदद? और वो भी तुम करोगे? सच में? अरे कोई तो सच बताओ। सुबह सुबह दोनों बाप बेटे कोई सूखा नशा करके तो नहीं आ गए ना? अरे कैसी बेकार की बातें करती हो मम्मी। अरे जब कौवा अचानक हंस की चाल चलने लगेगा तो शक होना तो लाजमी है ना। घर का ऐसा माहौल देख निम्मी वहां से जाने ही लगती है कि राज उसे रोक लेता है। अरे आपने चीनी तो ली ही नहीं? इट्स ओके भैया, मैं आज बिना चाय की ही कॉलेज चली जाऊंगी। जहां एक तरफ भैया सुन राज का दिल टूट जाता है, वहीं कॉलेज सुन शिविन खुश हो जाता है। वैसे आप कौन से कॉलेज में हो? इस पर निम्मी जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन नेहा टोकते हुए बीच में बोल पड़ती है। अब दोनों को देर नहीं हो रही। हद है इनसे भी, कहीं बात बनने ही नहीं देंगे मेरी तो। अरे जा रहे, अब यहाँ बचाई क्या है? इस पर निम्मी के पीछे पीछे शिविन कॉलेज की तरफ और राज ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब सुबह जल्दी जाना और शाम लेट आने का सिलसिला सुबह लेट जाना और शाम जल्दी आने में बदल जाता है। एक शाम वो दोनों समय से पहले ही घर वापस आ जाते हैं, जिन्हें देख नेहा हैरान रह जाती है। हाय मेरे रब्बा, अरे पहले घर जल्दी आना शुरू कर दिया और आज तो उससे भी जल्दी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मतलब अब क्या हम अपने घर भी जल्दी वापस नहीं आ सकते? अरे घर तो कितने सालों से तुम्हारा ही है, पर लगता है कि अपना ही है, इस बात का एहसास अब हुआ है। वो सब ठीक है मम्मी। निम्मी कहाँ है? जरा उसे बर्थडे विश तो कर दूं। अरे वाह रे, आज तक तो अपनी माँ का बर्थडे तुझे याद नहीं रहा, उसका बहुत याद है। वो तो मुझे पापा ने याद दिलाया है। हैं? अरे क्या बोल रहे हो तुम झूठे? नहीं बेबी, देखो मुझे तो तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहता, तो उसका कहाँ से याद रहेगा मुझे? तौबा, मैंने तो किराएदार रखकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बेटा तो बेटा, यहाँ तो बाप भी किसी से कम नहीं है। इतनी देर में निम्मी भी घर वापस आ जाती है, जिसे देखते ही शिविन
हैप्पी बर्थडे गीत गाता हुआ उसके पास चला जाता है। हैप्पी बर्थडे निम्मी। बताओ आज क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मांग लो ना इसकी जान। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आज आप लोगों को कुछ देने आई हूँ। क्या क्या देने आई हो? निम्मी अपनी बैग में से मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड निकालती है। ये मेरी शादी का कार्ड और मिठाई। आप सबको मेरी शादी में जरूर आना है और इसी खुशी में मिठाई खाइए। निम्मी की बात सुनकर जहां शिविन और राज शॉक में आ जाते हैं, वहीं नेहा हंसने लगती है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नेहा की बात से कंफ्यूज्ड निम्मी उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर नेहा अपने पति और बेटे की सारी करामातें उसे बताती है। आई कांट बिलीव, आपको मैंने भैया बोला, और शिविन तुम्हें तो मैं हमेशा छोटे भाई की तरह समझती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मैन विल बी ऑलवेज मैन। लेकिन आज से ये विमेन सेम नहीं रहेगी इनके लिए। फिर क्या, बाप बेटे आगे आगे और नेहा झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे। नहीं मिलेगी ऐसी सास बहू। दिल्ली के एक इलाके में एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। अरे बहू देख तो जरा, कौन इतना दरवाजा पीट रहा है? अरे किसे क्या हो गया है? लगातार दरवाजा धड़ाधड़ पीटता जा रहा है। देखती हूँ मम्मी, पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया। बहू दरवाजा खुलती है तो देखती है कि बाहर एक लड़का खड़ा था, थोड़ा गुस्से में था। अरे मैडम, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग ने परेशान कर रखा है। बार बार आप अपना सामान वापस लौटाती हैं, कभी एक बार में सामान आता ही नहीं। अरे कैसे बात कर रहे हो? मैं कंपनी को फोन करती हूँ, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, कोई और आ जाएगा। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे बहू क्या हुआ? किससे बहस हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो ऑनलाइन वाला लड़का आया है, उसी से बात कर रही हूँ। देखो भैया, ये सामान वापस नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन हंगामा मत करो। अरे कोई बात नहीं, लाओ आप पैकेट, मेरा तो ये काम ही है, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। बहू अंदर जाती है और पैकेट लेकर बाहर आती है, लेकिन तब तक लड़का वापस जा चुका था। बहू को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो अंदर जाती है तो किचन में काम में लग जाती है। अरे बहू, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? कितनी देर हो गई? किचन से आवाज आती है। जाना है, लेकिन इनका नाश्ता तो बना दूं। अरे उनकी चिंता मत करो, तुम अपना नाश्ता लेकर जाओ, मैं बना दूंगी नाश्ता। अरे तेरा ऑफिस भी तो जरूरी है ना, कितना काम करेगी? ठीक है मम्मी, जाती हूँ, रात का खाना साथ में खाएंगे। इसके बाद सास ने दरवाजा बंद कर लिया। शाम को डोरबेल बजी। सास को लगा कि बहू ऑफिस से लौट आई है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने एक पुलिस वाला है। राहुल यानी कि उसके बेटे ने उससे पूछा, कौन है माँ? अरे पुलिस आई है बेटा, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी आया माँ। आप ही राहुल है? हाँ जी, मैं ही राहुल हूँ। आपकी पत्नी का नाम विनीता है? हाँ जी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और कहाँ है मेरी वाइफ? देखिए, परेशान मत होइए, आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आपको रास्ते में पूरी बात बताता हूँ। मैं आपके साथ थाने क्यों चलूं? कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं मैं। अरे मैं आपको थाने नहीं ले जाने आया हूं, बल्कि आपको मेरे साथ अस्पताल चलना है। राहुल परेशान होकर पूछता है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, आपकी पत्नी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। बस किसी तरह से आपका पता मिल सका, इसलिए हम आपको लेने आ गए। राहुल हड़बड़ी में माँ को बगैर बताए पुलिस वालों के साथ घर से निकल जाता है। सर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? कुछ तो बताइए।
देखिए, घबराइए मत, वो आईसीयू में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ देर में सभी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? कैसी हालत है उसकी? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिर में चोट है और खून बहुत बह चुका है। शायद खून की भी जरूरत पड़े। ठीक है, मैं खून देने को तैयार हूँ। ठीक है मिस्टर, लेकिन हमें सेम ग्रुप का ही खून चाहिए। अगर आपका मैच होगा तभी आपका खून काम आ सकेगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। तब तक राहुल की माँ भी अपने एक पड़ोसी के साथ अस्पताल पहुंच चुकी थी। अरे बेटा, क्या हुआ? बहुरी कैसी है? माँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे बेटा, परेशान मत हो। अरे बहू को कुछ नहीं होगा, वो दिल की बहुत अच्छी है। माँ बेटे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका ब्लड मैच नहीं हो रहा है और ब्लड हमें अभी चाहिए। अरे बेटा, डॉक्टर साहब से बोलो ना मेरा ब्लड ले ले। अरे माँ, आपकी उम्र हो चुकी है, आपका खून कैसे ले सकते हैं? अरे बेटा, वो बहू कम मेरी बेटी ज्यादा है। उसने दिन रात एक करके इस घर को एक डोर में बांधा हुआ है। अगर वो डोर टूट गई ना तो मैं अपने खून का क्या करूंगी? राहुल की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, माँ का भी ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और को फोन करता हूँ। डॉक्टर ने तुरंत ब्लड सैंपल लेकर भेज दिया। कुछ देर बाद माँ जी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया है पेशेंट से। माँ जी तैयार है ना? माँ, क्या सोच रही हो? अरे बेटा, यही कि बहू की जिंदगी के लिए अगर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़े तो कम है। वो दिन रात हमारे लिए लगी रहती है। हाँ माँ, वो तो है। डॉक्टर साहब, माँ रेडी है, आप ब्लड ले लीजिए। बहू की जान बच गई और उसकी घर वापसी हो गई और एक नई शुरुआत भी। अरे विनीता, नाश्ता तैयार हो गया? जी हाँ, और मम्मी का भी। पहले मम्मी खा ले, उसके बाद हम खाएंगे। अरे तुम माँ की चमची हो क्या? राहुल, मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है और उस रात उन्होंने खून नहीं दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। इतना तो माँ के लिए बनता ही है ना। रिया और रितु काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों की आपस में खूब बनती। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करती थी। रिया रितु को अच्छा दोस्त मानती, लेकिन रितु। अरे रिया, तुम लोगों का अपना मकान नहीं है, क्यों नहीं तुम और नरेंद्र भी हमारी कॉलोनी में ही मकान ले लो? हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे, हमारे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं अपने दूर के एक भाई से बात करती हूँ। उसका यही काम है, लोगों को घर दिलाना। थोड़ा सा कमीशन लेता है, लेकिन मार्केट के रेट से कम दामों में घर भी दिला देता है। अरे वाह, तुम अपने भाई से बात करो, मैं नरेंद्र से बात करती हूँ। रितु रिया के जाने के बाद अपने भाई को फोन करती है। अरे भाई, कोई मकान बिक रहा हो तो बताओ, मेरी एक सहेली को चाहिए। अरे है ना, पूरे 40 लाख का है। ओ भाई, ठीक है, फिर मैं उसे 45 लाख का बोलूंगी। दोनों मिलकर 5 लाख का आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? रितु रिया को मकान दिला देती है, लेकिन एक दिन उसका नया मकान देखने नरेंद्र की बहन आती है। अरे भैया, मकान तो अच्छा है, कितने का लिया? तुम्हारी भाभी की सहेली ने दिलवाया है, बड़ा ही ठीक रेट में मिल गया नीरू, सिर्फ 45 लाख का। तभी नीरू का पति बोलता है। नरेंद्र, ये तो बहुत महंगा है। मेरे दोस्त ने भी यही मकान सिर्फ 38 लाख में लिया है। चलो मैं तुम्हें उनके घर ले चलता हूँ। दोनों नरेंद्र की जीजाजी के दोस्त के घर जाते हैं, जहां उन्हें रितु का भाई मिल जाता है। क्या बात है, आपने हमें धोखे से महंगा मकान बेचा है। पता है कितनी मेहनत की कमाई का पैसा है।
अब ये तो आप उन मैडम से पूछिए जिन्होंने आपको ये मकान दिलाया है। उनके कहने पर ही मैंने ये रेट लगाया था। अब नरेंद्र को रिया पर गुस्सा आ जाता है। वो रिया को कहता है, रिया, तुम्हारी सहेली रितु तो एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज निकली। मैंने उसके कहने पर इस मकान के 7 लाख ज्यादा खर्च किया है। रिया को भी नरेंद्र की बात सही लगती है। वो चुप हो जाती है। अगले दिन रितु रिया से मिलती है। रितु, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने 38 लाख का मकान 45 लाख में हमें बिकवा दिया। रितु अपनी पोल खुलती देख जोर जोर से रोने लगती है। अरे मैंने क्या बुरा कर दिया, तेरा भला ही तो सोचा था। अरे तुझे उस प्रॉपर्टी डीलर की बात पर भरोसा है लेकिन अपनी सहेली पर नहीं। रिया को रितु के आंसू सच्चे लगते हैं और वो उसे शांत करती है। अरे अच्छा, शांत हो जा, चुप हो जा। सॉरी, हम लोगों की ही गलती है। हमें मार्केट में पहले रेट पता कर लेना चाहिए था। चल सॉरी। अब रितु आए दिन लोगों से रिया के पीठ पीछे बुराई किया करती थी। रितु अपनी ही दूसरी ऑफिस के सहयोगी से कहती है, अरे ये रिया भले ही मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन एक नंबर की कंजूस है ये। कभी कुछ खाने जाओ तो पैसा मुझे ही भरना पड़ता है। तभी वहां रिया आ जाती है। अरे रितु सॉरी यार, वो कल के खाने के पैसे तुझे देने पड़े। चेक कर ले, अब मैंने तुझे पेटीएम कर दिया है। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ। रिजाइन जो दे रही हूँ, बाद में बात करते हैं। रिजाइन? क्यों? तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी मुझे भी नहीं बताया, क्यों? अरे नहीं यार, ऑल सडन प्लान बना। दरअसल ये नया घर का ईएमआई निकालनी काफी मुश्किल हो रही है, तो सोचा घर पर ही कोई बिजनेस कर लूं। अब इतनी थोड़ी सी कमाई में हो नहीं पा रहा है ना। अच्छा अच्छा, क्या बिजनेस करेगी? देख, तू तो जानती है कि यहाँ मुझे सिर्फ 15,000 मिलता है, लेकिन घर में बच्चों का प्ले स्कूल खोलूंगी तो पूरे 4,000 एक बच्चे से मिलेगा। 10 भी आ गए बच्चे तो पूरे 40,000 की कमाई, वो भी घर पर रहकर। है ना अच्छा आइडिया? रितु को रिया की बात से जलन होती है। वो कहती है, अरे फिर 10 क्या 50 बच्चे का ही सोचना। अरे कहाँ यार, घर में इतनी जगह कहाँ। सुन ना, एक काम करते हैं, हम मिलजुल कर किराए का मकान लेकर उसे सजाते हैं। फिर ज्यादा कमरे होंगे तो ज्यादा बच्चे आ सकेंगे ना। हाँ, लेकिन मैं एक बार नरेंद्र से पूछ लेती हूँ। रिया नरेंद्र को सारी बात बताती है। देख लो रिया, मुझे तुम्हारी इस सहेली में जरा सा भी विश्वास नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। मिलकर काम करेंगे, जो पैसे आएंगे आधे आधे बांट लेंगे। इसमें बुरा क्या है, काम भी अच्छा होगा। फिर क्या था, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। पूरा कमरा बच्चों के हिसाब से सजा दिया जाता है। टीवी, फ्रिज, बेड और न जाने क्या क्या। तेरे और मेरे मिलाकर 2 लाख का खर्च हो गया। अरे कोई बात नहीं, पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। अब इतनी बड़ी रकम है, अच्छा है कि दोनों ने मिलकर कर ली, वरना एक के बस की तो बात नहीं है। हाँ, लेकिन अब मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो, पिछले 2 महीनों से जब से ये काम चल रहा है, सारी मेहनत मेरी ही है। मैं ही सारा सारा दिन यहाँ का काम देखती हूँ। तो अब मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूंगी। अकेले मैं ये स्कूल चलाऊंगी। अरे ऐसे मत बोलो रितु, मैंने नौकरी भी छोड़ दी। थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, वो भी मैंने स्कूल को बनाने में लगा दी। अब यार, तुम तो आलसी भी हो। मुझे नहीं लगता तुम ये काम कर पाओगी। रितु, नरेंद्र ठीक बोलते थे। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। अच्छा जी, तो गलती की ना। मैं तुमको तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी। अच्छा होगा कि अब तुम यहां से निकल जाओ। बेचारी रिया सर झुकाकर घर वापस आ जाती है। नरेंद्र, वही हुआ जिसका डर था। रितु ने मुझे पार्टनरशिप से हटा दिया। मैं ये बात जानता था रिया, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए फोर्स नहीं किया क्योंकि जब तक तुम खुद धोखा नहीं खाती तुम्हें अकल नहीं आती। हाँ, लेकिन अब वही जो पहले सोचा था। और फिर क्या, रिया घर से ही बच्चों को संभालने का काम शुरू कर देती है।
यमुनानगर में सीता अपने बेटे कुशल के साथ रहती थी। बेटे कुशल के बड़े हो जाने पर वो उसकी शादी पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से करवा देती है। बहू, तू जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले इस घर की चाबी, अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। शादी के कुछ ही दिन बाद खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है। ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। अब शादी को कई महीने बीत चुके हैं, मगर खुशी कभी भी खुश नहीं रह पाती और वो अपने पति और सास से भी हमेशा झगड़ती रहती है। असल में शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है, गोविंद। वो उससे आज भी छुप छुप कर मिलती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ, चलो ना हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ, उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुशी फिर भी उन्हें धोखा देती है और धीरे धीरे अपने घर से कीमती सामान को चोरी करके गोविंद को देने लगती है। उसकी सास को घर से सामान चोरी होने का संदेह होने लगता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यहीं कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे, इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे खुशी घर का सारा कीमती सामान चोरी करके गोविंद के पास रखवा देती है और कुछ महीनों बाद उनके पास बहुत कीमती सामान इकट्ठा हो जाता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां तो कोई भी नहीं है। खुशी कुछ घंटे वहीं खड़ी रहती है और फिर गोविंद के कमरे पर जाती है। वहां पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया। अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट के रो रही होती है। तभी पीछे से उसका पति सारे गहनों की पोटली लेकर आ जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माँ जी को धोखा दे रही थी। हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती। इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो। हाँ, मैं आज के बाद आपको और माँ जी को कभी निराश नहीं करूंगी। ड्राइवर बहू राशि की शादी एक कैब ड्राइवर से होती है। उसके 2 बच्चे और सास
बड़े ही प्यार से जिंदगी चल रही होती है कि एक दिन राशि, मैं काम पर जा रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, शाम को लेते हुए आऊंगा। हाँ हाँ जा, और कभी माँ से भी पूछ लिया कर कि कोई जरूरत है कि नहीं। अरे माँ, तेरी भी जरूरत का तो वो ख्याल रखती है ना। पति काम पर चला जाता है। तभी राशि की ननद आ जाती है। अरे वाह नीतू, तू कब आई? और नंदोई जी कहाँ हैं? भाभी वो तो नहीं आए, लेकिन मैं आ गई कुछ दिनों के लिए। जरा मायके का सुख भी तो ले लूं। अरे हाँ हाँ बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी आप सबका कितना ख्याल रखती हैं। सबको आपके जैसे ही भाभी मिले। राशि मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। वो किचन से पति को फोन करती है। पति जो उस वक्त कैब चला रहा होता है फोन उठाता है। क्या बात है राशि? अगर कुछ जरूरी नहीं तो बाद में बात करें, मैं कैब चला रहा हूँ। अरे वो नीतू आई है, तो शाम को आते वक्त कल्लू हलवाई के समोसे ले आना। शादी से पहले उसे बड़े पसंद थे ना। ओ ठीक है ठीक है। वो राशि से बात कर ही रहा होता है कि सामने एक खंभे से उसकी कार टकरा जाती है। वो बेहोश हो जाता है। ओहो, पता नहीं क्यों बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में कुछ लोग राशि के पति को लेकर घर आते हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ होता है और पैर पर चोट लगी होती है। मैडम, इनका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर ने 6 महीने बेड रेस्ट को बोला है। राशि रोने लगती है। सभी घर वाले पति के सामने आ जाते हैं। अरे गलती मेरी थी, मुझे ड्राइव करते वक्त फोन नहीं लेना चाहिए था। नहीं जी, मैंने तो आपको फोन किया था, गलती मेरी थी। जो होना होता है वो तो होता ही है भाभी। अब पछताने से क्या होगा। अरे लेकिन अब घर कैसे चलेगा? मैं अकेला कमाने वाला था, किसी तरह तो घर चला रहा था। रोज की कमाई रुक जाएगी तो बच्चे कैसे पलेंगे? मैं कुछ मदद कर दूंगी भैया, इनसे भी बात कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बेटी है इस घर की, तुझसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा हमें। तो क्या करेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। तू औरत होकर कर क्या सकती है, और मेरी भी उम्र हो चुकी है। वैसे आप लोगों को एक बात बोलूं, अगर बुरी ना लगे तो। हाँ हाँ बोलो ना। भाभी आप तो इतनी अच्छी ड्राइव कर लेती हो, कैब क्यों नहीं चलाती? भैया की कैब को कुछ दिनों तक आप ही चला लो। अरे नहीं नहीं, इससे अच्छा तो हम लोग भूखे ही मर जाए। नीतू को माँ की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ तुम चुप रहो, करना तो कुछ है नहीं, बस बैठ कर दुनियादारी देखो। समाज नहीं आएगा तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाने। राशि को थोड़ी हिचक होती है, लेकिन नीतू की बातों से उसे हौसला मिलता है। अगले दिन सारी फॉर्मेलिटी के बाद राशि तैयार हो जाती है कैब चलाने के लिए। पति भी राशि को कैब ड्राइवर के कपड़ों में देखकर खुश होता है। राशि घर से बाहर निकलती है कि पड़ोसन बोल पड़ती है। अरे देखो देखो, कैसे पैंट शर्ट कस के निकली है कैब चलाने। हाँ भाई, कोई औरत को कैब चलाते देखा है कभी? लोगों की बातों की परवाह ना करते राशि कैब लेकर निकल जाती है और शाम को घर वापस आती है। माँ जी, आज की कमाई। अरे बहू, ये पैसे नहीं आते तो घर की तरकारी भाजी कैसे होती, और बच्चों की फीस भी। माँ जी सच कहूँ, लोग भी बहुत अच्छे मिलते हैं। देखते हैं कि जब लेडीज है तो सपोर्ट करते हैं। आज तो एक मीडिया वाले ने मेरा इंटरव्यू भी ले लिया। मैंने तो कह दिया, जब औरतें रॉकेट चलाकर चांद पर जा सकती है तो मैं कैब क्यों नहीं चला सकती। जीती रहे बहू, भगवान हर घर में तेरे जैसी बहू दे, जो घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर का बीड़ा भी उठाने योग्य हो। दूध का कर्ज। बंटू एक गरीब परिवार का लड़का होता है, जहां 2 वक्त के खाने और बंटू की स्कूल की फीस दोनों के लिए ही पैसे की कमी होती है।
और बंटू के इंटर एग्जाम्स भी नजदीक होते हैं, इसलिए वो खुद अपनी पढ़ाई की खातिर घर घर जाकर सामान बेचना शुरू कर देता है। एक सुबह बंटू थैले में सामान भर के घर से निकलने को तैयार होता है। माँ, खाने के लिए कुछ है? अरे नहीं बेटा, आज शाम को पापा लेकर आएंगे। हाँ, माँ की बात पर बंटू भूखे पेट ही सामान बेचने निकल जाता है। वो सुबह से शाम तक घर घर जाकर सामान बेचता है, लेकिन अब भूख प्यास की वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह काम पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर बीमार पड़ गया तो एग्जाम्स के पहले फीस कैसे इकट्ठा करूंगा? ऐसा करता हूँ, अगले घर खाने के लिए कुछ मांग लेता हूँ। इसी के साथ बंटू आगे जाकर एक घर की बेल बजाता है, जिस पर निम्मी दरवाजा खोलती है। क्या हुआ? निम्मी को देख बंटू एक गिलास पानी के आगे उससे कुछ नहीं मांग पाता। निम्मी उसे दरवाजा पर खड़ा छोड़ घर के अंदर चली जाती है और कुछ देर में एक बड़ा गिलास दूध लेकर बाहर आती है। ये देखकर बंटू हैरान रह जाता है। ये लो। पर मैंने तो पानी मांगा था। देखने से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। इससे तुम्हें आगे काम करने की ताकत मिलेगी बेटा, पी लो। बंटू दूध पी लेता है। इसके लिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। माँ ने हमेशा सिखाया है कि इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। निम्मी की बात बंटू के दिल में घर कर लेती है। वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन ये बात हमेशा के लिए याद रखता है। रात को घर पहुंचकर बंटू पैसों की गिनती शुरू कर देता है। स्कूल की फीस भरने के लिए तो ये पैसे बहुत ही कम है। कल से मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगली सुबह से बंटू फिर एक बार पूरी मेहनत के साथ काम पर लग जाता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतता है और अपनी मेहनत से बंटू एग्जाम्स के पहले ही स्कूल फीस भर देता है। अब मैं भी एग्जाम्स दे पाऊंगा और फिर मेडिकल कॉलेज में जाकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। बंटू दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। उसे एग्जाम्स में टॉप करने की वजह से कॉलेज की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और वो पढ़ाई करने दूसरे शहर चला जाता है। सर, इस स्कॉलरशिप से आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। बेटे, तुम ऑल टाइम टॉपर हो। तुम जैसे ब्राइट स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन देना हमारे लिए प्राउड की बात है। हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम अपने नाम के साथ साथ इस कॉलेज का नाम भी बहुत रोशन करोगे। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और बंटू अपने शहर का मशहूर डॉक्टर बन चुका होता है। डॉक्टर, एक लेडी का कॉम्प्लिकेटेड केस आया है जिस पर स्टडी करने के लिए सीनियर डॉक्टर ने सबको मीटिंग रूम में बुलाया है। केस की डिटेल्स क्या है? बंटू के पूछने पर नर्स उसे लेडी की सारी डिटेल्स बताती है, जिस पर बंटू उसके शहर का नाम सुनते ही चौंक कर भागता हुआ उसके कमरे में पहुंच जाता है, जहां वो निम्मी को देखते ही पहचान लेता है। उसके पीछे पीछे नर्स भी वहां पहुंच जाती है। नर्स, इनकी सारी रिपोर्ट्स मुझे अभी चाहिए और अब से इनका केस मैं ही हैंडल करूंगा। पर डॉक्टर, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कोई भी डॉक्टर इनकी बीमारी तक नहीं पहचान पाया और दूसरे शहर वालों ने तो इनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम्हें आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा बस वही करो। नर्स बंटू को निम्मी की सारी रिपोर्ट्स दे देती है, जिसके बाद वो उस पर स्टडी शुरू कर देता है और हजारों दिक्कतों के साथ महीनों की मेहनत के बाद आखिर में निम्मी की बीमारी का पता लगाने के साथ साथ उसका इलाज ढूंढ ही लेता है। मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा। अब बंटू अपने को डॉक्टर्स की मदद से दिन रात एक करके निम्मी के इलाज में जुट जाता है, जिसमें वो कभी दूसरे हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट को, कभी किसी मल्टी स्पेशलिस्ट को बुलाकर निम्मी का चेकअप कराता रहता है। इसी तरह 10 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार निम्मी ठीक हो जाती है, जिसे देख पूरा हॉस्पिटल हैरान रह जाता है। वाह डॉक्टर, आपने तो बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यही तो हम डॉक्टर का काम है। सुनो, इनके डिस्चार्ज के वक्त बिल के फाइनल प्रोसीडिंग से पहले उसे मेरे पास जरूर लेकर आना। कुछ ही हफ्तों में निम्मी के डिस्चार्ज होने का वक्त भी आ जाता है।
निम्मी नर्स से बिल के बारे में पूछती है। पेपर सारे तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं बिल की कॉपी भिजवाती हूँ। नर्स बिल लेकर पहले बंटू के पास जाती है, जिस पर वो बिल देखकर उस पर कुछ लिखता है और नर्स को वापस कर देता है। नर्स उसे निम्मी के पास भेज देती है और बिल हाथ में आते ही निम्मी उसे देखने से पहले ही परेशान हो जाती है। जाने कितने समय से मैं यही हूँ। शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिल तो बहुत लंबा चौड़ा बन गया होगा, जिसे भरने में मेरी बची कुची पूरी जिंदगी बीत जाएगी। आखिर मैं ये सब कैसे करूंगी? डरते घबराते निम्मी बिल खोलती है तो उसकी नजर बिल के आखिर में लिखे एक नोट पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है, 1 गिलास दूध ने बिल पूरा कर दिया। और उसी के नीचे बंटू के सिग्नेचर भी होते हैं। ये पढ़कर निम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करके वो वहां से चली जाती है। दिल्ली की रानी। एक थी रानी। क्योंकि राजा की मौत एक हादसे में हो गई थी, रानी को ही राज्य संभालना पड़ रहा था। रानी का नाम था रानी रश्मिवती। रानी ईमानदार थी और प्रजा की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसके दरबार में 3 नौजवान आए, रमेश, सुरेश और दिनेश। कहो, क्या सहायता कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? हम आपके दरबार में काम करना चाहते हैं ताकि जनता की सेवा कर सके। लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम लोगों को तो अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। माता पिता को लगता है कि हम किसी के लायक नहीं है और हम साबित करना चाहते हैं कि हम लायक हैं। उत्साह बहुत अच्छा है, मगर अभी उम्र कच्ची है तुम लोगों की। अरे उम्र से क्या होता है रानी जी? शास्त्रों में लिखा है कभी किसी के ज्ञान को उसकी उम्र के आधार पर नहीं देखना चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी। और अगर सच में तुम अगर ये संकल्प करके आए हो कि तुमको यहाँ काम करना है, तो पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। 3 परीक्षा, एक शारीरिक परीक्षा, एक बुद्धि की परीक्षा और एक देशभक्ति की परीक्षा। और ये क्या है? वो मंत्री महोदय तुम्हें समझा देंगे। हमारे पास समय नहीं है। अगर तुम लोग तैयार हो तो बताओ। हाँ हाँ, हम तैयार है किसी भी परीक्षा के लिए। मैं भी तैयार हूँ कुछ भी कर गुजरने के लिए। तो ठीक है मंत्री जी, आप इन तीनों की परीक्षा कल से ही शुरू कर दीजिए। जो आ गया रानी साहिबा। अगले दिन से ही तीनों की परीक्षा शुरू हो जाती है। पहले शारीरिक परीक्षा, यानी किस में कितना है दम, ये देखेंगे हम। क्योंकि शरीर में दम होगा तभी तो प्रजा की सेवा में दम लगा पाओगे। हमें क्या करना होगा? वो पेड़ दिख रहा है, जो सबसे पहले चढ़ेगा उस पे दरबार में नौकरी पाने के अवसर उसी के बढ़ जाएंगे। मैं चढ़ता हूँ। अरे रुको रुको, गिनती गिनने दो। 1 2 3। 3 की गिनती के बाद रमेश और सुरेश भागकर पेड़ के पास गए, मगर दिनेश आराम से पेड़ के पास गया। जैसे ही रमेश और सुरेश आधे पेड़ तक चढ़ गए, दिनेश ने उन दोनों की टांग पकड़ के उन्हें नीचे गिरा दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। दिनेश की जीत हुई। अरे लेकिन इसने बेईमानी की। बेईमानी नहीं की, बुद्धि लगाई। शरीर के दम के साथ दिमाग में भी दम होना चाहिए। क्यों मंत्री जी? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बात अगर बुद्धि की है तो बुद्धि की असली परीक्षा हम कल लेंगे। शाम को जाकर मंत्री रानी को सब बता देते हैं। यानी दिनेश उन सब में ज्यादा होशियार है। जी रानी साहिबा। अगले दिन तीनों की बौद्धिक परीक्षा का समय होता है। आज हमें क्या करना है मंत्री जी? थोड़ा सब्र करो, कल जल्दबाजी में ही हारे थे तुम।
सही कह रहे हैं मंत्री जी। अरे तू क्यों ज्यादा बोल रहा है? तू भी तो हारा था ना कल। ए दिनेश, ज्यादा होशियार मत बन। अरे अरे अरे, लड़ो मत। आज की परीक्षा पर ध्यान दो। आज की बौद्धिक परीक्षा में ये कुछ बोरे हैं, कुछ में नमक है और कुछ में रुई। जिसको जो ले जाना है उठा लो। देखते हैं कि कौन जल्दी से कोई भी एक बोरा नदी के उस पार लेकर जाता है। समय शुरू होता है अब। तीनों बोरों की तरफ बढ़ते हैं। सुरेश, नमक की बोरी भारी है, ले जाने में मुश्किल होगी। हाँ हाँ, सही कह रहा है, रुई हल्की है, हम दोनों रुई लेकर चलते हैं। अरे भाई, मैं तो नमक लेकर जाऊंगा। रमेश और सुरेश ये सोचकर हंसते हैं कि आज तो दिनेश हार ही जाएगा। दौड़ शुरू होती है। 1 2 3। तीनों नदी की तरफ भागते हैं। रुई में वजन कम होने के कारण रमेश और सुरेश आगे निकल जाते हैं और दिनेश थोड़ा पीछे। पर जैसे ही वो सब नदी में जाते हैं, दिनेश की बोरी का नमक गलने लगता है और वजन कम हो जाता है, जबकि रमेश और सुरेश की रुई में पानी भर जाता है और बोरी का वजन बढ़ जाता है। अरे ये इतनी भारी क्यों हो गई रमेश? अरे मुझे क्या पता, शायद जादुई बोरी है। अरे लगता है कि हम बेवकूफ बन गए। बने नहीं हो, तुम हो ही बेवकूफ। इतना तो पता होना चाहिए कि पानी में नमक गल जाएगा। दिनेश का पूरा नमक गल जाता है और बोरी खाली हो जाती है। वो जल्दी से रेस पूरी कर लेता है। इस परीक्षा के विजेता भी दिनेश ही हैं। उसने दिमाग लगाकर दिखा दिया कि वो बौद्धिक परीक्षा में भी रमेश और सुरेश से आगे है। अब कल तुम्हारी देशभक्ति की परीक्षा होगी, जो स्वयं रानी मां लेंगी। रात को फिर मंत्री रानी के पास जाकर बता देते हैं कि आज की परीक्षा में कैसे दिनेश ने अक्लमंदी दिखाई और बौद्धिक परीक्षा में भी उसी की जीत हुई। अरे वाह, दिनेश तो हमारे बहुत काम आ सकता है। हम उत्साहित हैं कल की परीक्षा के लिए। वो तो ठीक है रानी साहिबा, लेकिन हमने सुना है कि पड़ोसी राज्य का राजा आकाशदीप हमारे राज्य की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ये तो चिंता की बात है। हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। अगले दिन रमेश, सुरेश और दिनेश अपनी आखिरी देशभक्ति की परीक्षा के लिए दरबार में आते हैं। प्रणाम रानी साहिबा। नमस्कार रानी जी। प्रणाम रानी माँ। हमने तुम्हारी परीक्षा पर गौर किया। दिनेश आगे हैं। हम तुम तीनों में से किसी दो को ही दरबार में काम दे सकते हैं। किसी एक को आज जाना होगा। तो देशभक्ति की परीक्षा के लिए तैयार हो? पूरी तरह से। मैं तीनों से एक ही सवाल करूंगी। जिसका जवाब सबसे सही लगेगा उसे तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर दूसरे सबसे सही जवाब देने वाले को भी काम मिलेगा। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। ज्यादा सोचने का समय नहीं होगा। जो मन में पहली बात आए उसका जवाब दे। तो सवाल ये है कि तुम इस मिट्टी के लिए क्या कर सकते हो? मैं इस मिट्टी को साफ रखूंगा। यहाँ के लोगों के भोजन की कमी को मैं पूरी करूंगा। मैं यहाँ के लोगों को गले लगा लगा के उनको खुशी दूंगा रानी माँ, और गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा। मैं इस मिट्टी के लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ रानी माँ। मंत्री, दिनेश को एक तलवार दो। जी रानी जी। दिनेश, पड़ोसी राज आकाशदीप की जान तुम्हारे हाथ में है। जाओ, अपना काम पूरा करो। आज रात को तुम उस पर हमला करोगे जब वो सो रहा होगा। दिनेश वहां से चला जाता है। रानी माँ, ये आपने क्या किया? अभी किया नहीं है मंत्री जी। आप आकाशदीप को संदेशा भिजवाओ कि पड़ोसी देश का एक कातिल रात को उन पे हमला करेगा और दिनेश को पकड़वा दो। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? और क्यों कर रही हैं आप ऐसा? राजा को लगेगा कि हमने उसकी मदद की, उसकी जान बचाकर। वो हमारे राज्य का पीछा छोड़ देगा और हमारा एहसानमंद हो जाएगा। और दिनेश का क्या होगा?
इस राज्य को दिनेश जैसे शातिर और लड़ाकू लोगों से ज्यादा जरूरत है ऐसे लोगों की, जो लोगों को खाना खिलाने की और खुश करने की बात करे। और ये गुण सुरेश और रमेश में है। इन्हें नौकरी दे दो। दिनेश बहुत चतुराई से नौकरी हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने रमेश और सुरेश जैसे दोस्तों का भी नुकसान किया। पर रानी ज्यादा चतुर निकली। उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। दिनेश जैसे खूंखार युवक को राज्य से बाहर करवा दिया और पड़ोसी राजा आकाशदीप को अपना एहसानमंद कर लिया। पूरा दरबार रानी की जय जयकार कर रहा था। टीवी रख के पास पागल हुई सास। आजकल वर्मा जी की पत्नी देवकी जी केबल पर रियलिटी शोज देख देख कर बहुत कुछ सीख रही हैं। जैसे आज तो वो सुबह सुबह बेसुरे आलाप ले रही हैं। सा रे गा मा धा। माँ जी, सारे गामा पाधा नीसा होता है। अरे वो तो सब गाते हैं, ये मेरा स्टाइल है। आवाज तो कम कर लीजिए माँ जी, पर्दे फट जाएंगे कान के। ये कहो कि पर्दों में आग लग जाएगी। देखना, मेरी आवाज सुन के जज आग लगा देगी, आग लगा देगी, तू तो आग लगा देगी, ऐसा बोलेंगे। सरिता वहां से परेशान होकर चली जाती है और सास रियाज जारी रखती है। सारे गाओ, सारे नाचो। तभी बाबूजी दुकान से लौटते हैं। अरे देवकी, क्यों तानसेन बनी हुई है? कान से खून निकालोगी क्या? अरे क्या हुआ, रियाज तो करने दो मुझे। इसको रियाज बोलते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े हिना रहा है। घोड़े पे बैठ के ही बम्बई जाऊंगी मैं तो, जब जज साहब कहेंगे कि देवकी तुम मुंबई आ रही हो। जज साहब, वो अदालत वाले? अरे नहीं नहीं, बड़े लोग हैं, आप नहीं जानते हैं। ओ मैं तो छोड़ चली अपना ये देश, बम्बई मुझे प्यारा लगे। गाना गाती हुई देवकी चली जाती है और बाबूजी अपनी सरफिरी पत्नी के इस संगीत प्रेम की चर्चा करने बहू के पास चले जाते हैं। अरे सरिता बेटा, सुनो तो, ये तेरी सास को क्या हुआ है बेटा? सुबह तो अच्छा भला छोड़कर गया था इसे। सिंगर बनेगी अब वो। सिंगिंग रियलिटी शो में जाने की सुबह से तैयारियां चल रही हैं इनकी। हाँ, अब तो कोयल के सुर मेंढक छेड़ेगा। हे भगवान, सद्बुद्धि दो इसे। इधर बाबूजी भगवान को कहते हैं और उधर राधा रानी प्रकट हो जाती है, देवकी की मोहल्ले की सबसे पक्की दोस्त। क्यों री देवकी, काहे इतना गला फाड़ रही है? कोई चीखने चिल्लाने का कंपटीशन है क्या? अरे ये देख, नया सिंगिंग शो, मैं भी गाऊंगी, हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बनूंगी। अरे इतना बेसुरा गा के दिलों की धड़कन नहीं, दिलों का अटैक बन जाएगी। इससे तो अच्छा है कि नाच ही ले। वैसे भी दिन भर मोहल्ले में नाचती तो रहती है तू, कभी इसके घर कभी उसके घर। देवकी को समझ में आ जाता है कि उसका गाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। अगले दिन सरिता देखती है कि सास पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है। अरे माँ जी, क्या मंजुलिका बनी हुई है आज आप? अरे नाचने दे बहू, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। अरे माँ जी, अभी जान निकल जाएगी इतनी जोर से नाचेंगी तो। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे दिख नहीं रहा, डांस कर रही हूँ। अरे जैसी तुम्हारी हरकत है, तुमको तो नागिन डांस करना चाहिए। वो भी करूंगी,
भांगड़ा भी करूंगी, देखना। जज मुझे देख के स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन तो देंगे ही, ताकि खड़े होकर वहां से भाग सके तुम्हारा डांस देखकर। अरे कुछ ढंग की चीज करो, ये रोज क्या नया शुरू कर देती हो। सास को लगता है कि उसका डांस का सीन भी बिगड़ गया। अब वो टीवी देख के कोई और कलाकारी ढूंढने लगती है। तभी उसे टीवी पर खतरों के खतरनाक खिलाड़ी शो दिखता है, जिसमें लोग अलग अलग स्टंट करते हैं। बस देवकी को नया काम मिल जाता है। अगले दिन सुबह देवकी डंबल लेकर कसरत करने लगती है। माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे खली जैसे बनकर खलबली मचा दूंगी। कल मैंने खतरों के खतरनाक खिलाड़ी देखा और सोच लिया कि मुझे वही जाना है। हाँ बस। तभी वहाँ बाबूजी भी आ जाते हैं। अरे इतना भारी डंबल, अरे गिर मत जाना कहीं लेकर। अरे चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होता इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे भी कुछ नहीं होगा। मैं तो खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने वाली हूँ। हाँ, मैं तो इस शो में तभी गया था जब तुमसे शादी हुई थी। तुमसे शादी करना भी खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने से कम थोड़ी ना है। अब चुप भी रहिए। अरे बहू, वो भारी वाला डंबल उठा कर ला तो। अरे नाना माँ जी, आप संभाल नहीं पाओगी। अरे मैंने टीवी में देखा था, एक आदमी कार उठा लेता है। इतना तो मैं उठा ही सकती हूँ ना। बहू घबराते हुए भारी वाले डंबल माँ के हाथ में दे देती है। जैसे ही माँ दोनों हाथ ऊपर करती है, पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। डंबल जाकर टीवी में लगता है और टीवी फूट जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी। बाबूजी बहुत तेज हंसने लगते हैं। बाबा बाबा, टीवी और बीवी दो टेंशन थे मेरे, आज एक कम हो ही गया। बहू भी सास को उठाते उठाते इस बात पर ताली बजाकर हंसने लगती है और देवकी फिर से गिर जाती है। और इस बार देवकी भी अपनी बेवकूफी पे हंसी रोक नहीं पाती। तीन दामाद की सास पार्ट 1। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थी, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफी होशियार और नौकरी करने वाली थी। लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराये घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना, बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा की जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए, क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो,
कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात। इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती हैं आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाए बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ। बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूँ। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना। अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट, वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुंचो, मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी? सुबह की चाय तो पीने दीजिए। आप भी याद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय? अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है? अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ। घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे? हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था। बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा। एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं, मम्मी, शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपना कर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम की 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी। ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं।
काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। अरे लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी, आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा, इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक, पापा बनने वाले हो तुम। अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा, क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2। क्या जी, इतने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि घर में एक टीवी ले आइए, पर आप है कि सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, नया टीवी कितना महंगा आता है, तुम्हें पता भी है। मैं कुछ नहीं जानती, नया हो या पुराना, आज शाम तक इस घर में टीवी आ जाना चाहिए। हाँ। रामू टीवी लेने घर से निकल पड़ता है। अरे नया हो या पुराना, टीवी तो टीवी होता है। एक काम करता हूँ, कहीं से पुराना टीवी खरीद लेता हूँ, कम कीमत में मिल जाएगा। चलते चलते उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ती है। क्यों भाई, तुम्हारे पास कोई पुराना टीवी है क्या? कबाड़ी वाला कुछ सोचते हुए कहता है। हाँ, एक टीवी है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। फिर कबाड़ी वाला टीवी का रिमोट दिखाते हुए कहता है। रिमोट के इस लाल बटन को कभी मत दबाना, वरना एक खतरनाक चुड़ैल टीवी से बाहर आ जाएगी। मजाक अच्छा कर लेते हो। चलो मैं टीवी लेके चलता हूँ। उसी रात रामू अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा होता है कि तभी कबाड़ी वाला कह रहा था कि इस लाल बटन को दबाते ही एक चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आएगी। चलो आज इस चुड़ैल को भी देख लेते हैं। रामू के बटन दबाते ही एक डरावनी चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आती है। किसने मुझे जगाया? अरे अरे मर गया। अरे अरे ए भाग्यवान, ये तो बहुत डरावनी है। अरे, ये आपने क्या कर दिया? अब हमारा क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमें खा लेगी। अरे ऐसे कैसे खा लेगी, मैं भी देखता हूँ। अच्छा, तू मुझे बहुत हल्के में ले रहा है, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। चुड़ैल रामू का हाथ पकड़ लेती है। अब तू मेरे साथ टीवी के अंदर चलेगा, मैं अकेली बोर हो गई हूँ। अरे नहीं नहीं चुड़ैल दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे छोड़ दो।
अरे भाग्यवान, तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मुझे बचाओ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस तरह चुड़ैल रामू को अपने साथ टीवी के अंदर ले जाने की कोशिश करती है। अरे कहाँ लिए जा रही है चुड़ैल? छोड़ मुझे। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। रामू की पत्नी रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। अरे चुड़ैल, छोड़, मेरे पति को छोड़। तभी शोर शराबा सुनकर बाहर खड़े लोग अंदर आ जाते हैं और रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं। अरे भाइयों, जोर लगाओ, छोड़ना मत। हाँ हाँ। अरे ये क्या, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी जोर लगा लूं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। अरे क्या कर रहे हो बिरजू भाई? खाना खा के नहीं आए क्या? मुझे बाहर निकालो। अरे जोर लगा तो रहा हूँ, ये चुड़ैल तो मुझे खा जाएगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तभी रामू की पत्नी उसके ऊपर पानी डाल देती है। अरे क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो? टीवी लेने कब जाओगे जी? रामू अपने आप को देखता है और सब कुछ सपना था समझकर खुश हो जाता है और टीवी लेने बाजार की ओर चल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक कबाड़ी की दुकान पर टीवी दिखाई देता है। टीवी ले लो, टीवी बहुत कम दाम में सस्ता टीवी ले लो। उस टीवी को देख रामू को चुड़ैल की याद आ जाती है और वो घबरा जाता है। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मुझे मरना है क्या? मैं तो नया टीवी ही लूंगा। चुड़ैल की बांसुरी। एक सुहाना सा दिन होता है और मगन, रामलाला, चंदन, राजन, तपन और गोलू के पापा गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी शाम की गपशप कर रहे हैं। अरे रामलाला और चंदन, तुम्हारी फसल कैसी चल रही है इस साल? अरे बंधु क्या बताएं, बारिश ने तो परेशान कर रखा है। सही बात, बारिश की कमी ने दिमाग खराब कर दिया है। सरपंच गांव वालों के लिए एक खबर लेकर आता है। अच्छा मेरे गांव के भाइयों, सुनो जरा। हमारी सरकार ने किसानों के लिए शहर में एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें वो खेतों के बारे में और भी कुछ जानकारी देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। सरपंच जी, मेरे खेतों में कीड़ों ने परेशान कर दिया है, उसके लिए कुछ जानकारी मिलेगी क्या? बिल्कुल, तुम्हारे खेतों के बारे में तुम्हें सारी जानकारी देंगे वो लोग। तुम तीनों को जाना चाहिए, बहुत फायदा होगा तुम्हें उससे। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और तीनों सोचते हैं कि वो शाम के वक्त मैदान पर मिलेंगे और वहीं से रवाना हो जाएंगे। तीनों दोस्त मैदान पर मिलते हैं और जैसे ही निकलना शुरू करते हैं तभी एक बांसुरी की आवाज सुनकर वो भी उसी ओर सम्मोहित स्थिति में चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे हर बार की तरह अपना दोपहर का फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ के दिखा मुझे, इतना भी नहीं कर सकता। अच्छा कितना भागेगा? आखिरकार तो मेरी पकड़ में आ ही जाएगा। हाँ तुझे पता नहीं तपन, राजन कितनी तेज दौड़ लगा सकता है। खेलते खेलते अचानक से एक बांसुरी की मीठी आवाज सुनाई पड़ती है। सारे बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। शाम हो गई है और बच्चों के घर न आने की वजह से उनकी माँ मैदान में पहुँच जाती है। राजन बेटे, अरे ओ राजन बेटे, किधर चले गए? इतनी देर हो गई, घर वापस क्यों नहीं आए बेटे? तपन बेटा, चलो घर, शाम हो गई है, कितना खेलोगे? और गोलू, ओ गोलू। तीनों की माँ एक दूसरे को देखने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि उन तीनों के बेटे घर आए ही नहीं। अरे राजन और गोलू की मम्मी, आप इधर? राजन और गोलू घर नहीं आए क्या अभी तक? नहीं तो दोपहर में राजन मुझे बताकर गया था कि वो तपन और गोलू के साथ खेलने जा रहा है। मैंने सुना है कि गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, कहीं वही तो नहीं ले गई ना हमारे बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा,
हम तीनों अलग अलग जगह ढूंढते हैं। इधर ही खेल रहे होंगे तीनों बच्चे। ये कहकर तीनों बच्चों की माएं उन्हें ढूंढने निकल गई। बहुत देर हो गई और फिर भी तीनों बच्चे मिले नहीं। तीनों की माएं मैदान पर फिर से मिलती हैं। सुनिए जी, ये तीनों मिल ही नहीं रहे हैं और मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम सरपंच से जाकर बात करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। गोलू की माँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं। एक उम्मीद की आशा लेकर तीनों अपने बेटों की फिक्र में सरपंच के घर जा पहुंचती है। सरपंच अपनी शाम की चाय पी रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। तभी तीनों की माँ हड़बड़ी में भागकर उनके पास आती है। अरे अरे, आप तीनों इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? तिवारी जी, हमारे लड़के दोपहर से खेलने गए हैं और अब तक लौटे नहीं हैं। हमने उन्हें सब जगह ढूंढा, लेकिन हमें वो मिले ही नहीं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आ गए। अच्छा, इनके पिता कहाँ है? ये कुछ काम के लिए शहर गए हैं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आए हैं। हाँ, मैं उसके बारे में भूल ही गया था। एक काम कीजिए, मुझे उस जगह लेकर चलिए जिधर वो आखिरी बार खेल रहे थे। सरपंच घर से एक डंडा लेकर तीनों के साथ मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों मैदान पर पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए कुछ सुराग खोजना शुरू करते हैं। आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ ये तीनों साथ में मिलते हैं? नहीं जी, ऐसी तो कोई जगह नहीं पता। अचानक से वही बांसुरी की आवाज आना शुरू हो जाता है और सरपंच सम्मोहित होकर उस आवाज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अरे तिवारी जी, आप ठीक तो हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे ओ तिवारी जी, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं क्या? सरपंच बांसुरी की धुन में झुककर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ये आवाज कैसी? ऐसा लग रहा है कि कोई बांसुरी बजा रहा हो। हाँ, सरपंच जी भी उसी दिशा में जा रहे हैं। सरपंच का पीछा कर तीनों मैदान के टूटे हुए बंगले पर पहुंच गए और सरपंच के पीछे दरवाजे के अंदर घुस गए। तीनों बंगले के अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छे से संभाला गया है बंगला। उतने में एक हंसी की आवाज आती है। मेरी बांसुरी, तूने मुझे आज तक कभी तंग नहीं किया। हमेशा अपने जादू से लड़कों को खींच लाती है। ये बोलते ही राजन की माँ को तीनों बच्चे और उनके पिता वहाँ चुड़ैल के पास लेटे हुए दिखते हैं। अरे वो देखो, गोलू के पापा। अरे रे! अरे गोलू की माँ, आप चुप रहिए ना जरा। उस चुड़ैल ने देख लिया तो हम भी फंस जाएंगे। इन्हें बचाएगा कौन? लगता है ये शहर गए ही नहीं और इस चुड़ैल ने इन सबको भी यही बुला लिया है। अब हमें इन्हें छुड़ाना होगा। एक काम करते हैं। राजन की मम्मी गोलू और तपन की मम्मी को एक प्लान बताती है। बिल्कुल सही कह रही हो राजन की मम्मी। चलो आज इस चुड़ैल को मजा चखाते हैं। तीनों माएं अपने छुपने की जगह से बाहर निकलती हैं और एक्टिंग करना शुरू कर देती है। ये तो बढ़िया है, अब इसका असर औरतों पर भी हो रहा है। वाह जी वाह। तीनों माएं चुड़ैल की थोड़ा करीब आती हैं। राजन और गोलू की माँ चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और तपन की माँ बांसुरी हाथ से पकड़कर तोड़ देती है। अरे पागल औरत, ये क्या कर दिया? मेरी बांसुरी को तोड़ दिया। अब मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। तुम्हें तो अरे तुझे क्या लगा चुड़ैल कहीं की हमारे बच्चों को और पतियों को हाथ लगाएगी तू? बांसुरी टूटने की वजह से चुड़ैल खाक होकर गायब हो जाती है और सारे लोगों की आंख खुल जाती है। सब अपने परिवार को लेकर उस बंगले से बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं ना, नारी